हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू क्लास इंस्पायर। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे तो वो सारे हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, देन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ओम्स लॉ, देन रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, रजिस्टिविटी, देन रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर एप्लीकेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज जो है वो क्या है बेटा, एक फंडामेंटल जो है पार्टिकल है किसी भी एटम का। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या चार्ज हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसी तरह से यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन यदि एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ किसका, नेगेटिव चार्ज का। तो चार्ज दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कूलम, जो क्या है, एसआई यूनिट है चार्ज की। चार्ज को हम किस में मेज़र करते हैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है बेटा, कूलम। इसके बाद जो 1 कूलम है बेटा वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है दैट इज़ इक्वल टू n टाइम ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और यहाँ पर यदि हम टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज यदि हम रखना चाहते हैं कितनी, 1 कूलम, तो यहाँ से 1 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, n × 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ से यदि हम n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ से कूलम क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी आएगी बेटा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें याद रखना है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात यहाँ पर करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। तो करंट क्या होता है, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड करंट। तो किस रेट से चार्ज जो है वो फ्लो करता है, या फिर कह सकते हो पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो करेगा, पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, करंट। तो जो ऐसा यूनिट होती है करंट की वो क्या होती है, एम्पियर। क्या होगी, एम्पियर। और इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल ए। तो 1 जो एम्पियर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये सी क्या बता रहा है बेटा, कूलम, और पर सेकेंड यहाँ पर किस को नोट कर रहा है, टाइम को। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर करंट को हम मेज़र करते हैं मिली एम्पियर के अंदर या फिर माइक्रो एम्पियर। माइक्रो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6। और मिली जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 10⁻⁻3 के इक्वल होता है। करंट इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस जिसको हम बोलते हैं बेटा एमीटर। तो करंट को हम किससे मेज़र करते हैं, एमीटर से। और इसके लिए सिंबल क्या होगा, ये इसका जो है सिंबल रहेगा। एमीटर जो होता है बेटा, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस। अब आगे हम स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। और इसको ऑलवेज किसके अंदर कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ के अंदर। किसके अंदर कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शन ऑफ जो करंट होती है वो क्या लेते हैं हम, टेकिंग अपोजिट टू द फ्लो ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन। या फिर कह सकते हो यहाँ पर यदि किस सर्किट के अंदर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट जो होगा इन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है यहाँ क्या लेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ करंट को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखो यदि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये ए पॉइंट है एंड दिस बी पॉइंट, और इसके बीच में कोई एक रजिस्टर हमने मान लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो है सेल को या फिर एक बैटरी को हमने क्या कर दिया बेटा, अटैच कर दिया। अब जैसे हमने बैटरी को अटैच किया तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो ए से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको डिनोट करते हैं फिर वी से, और वी किसके इक्वल होगा,
वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अब नेक्स्ट आता है बेटा 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, वोल्ट क्या होती है यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होती है बेटा, ऐसा यूनिट क्या होगी इसके वोल्ट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम V से। अब 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, यदि हमारे पास वर्क डन कितना आ जाए 1 जूल और चार्ज कितना हो यहाँ पे 1 कूलम, तो हमारे पास जो वोल्ट होगा वो कितना होगा 1। तो व्हेन 1 जूल इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे 1 वोल्ट। ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होगी पोटेंशियल की वोल्ट। अब 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है बेटा, जूल पर जूल पर कूलम। तो ये कहाँ से आया, देखो वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। तो चार्ज जूल पर कूलम ये हमारा क्या कहलाएगा वोल्ट। और इसको मेज़र करते हैं एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है बेटा वोल्ट मीटर। जैसे करंट को एमीटर से मेज़र करते हैं तो पोटेंशियल को किससे मेज़र करेंगे, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर का जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस। जैसे जो है एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही वोल्ट मीटर का क्या होगा हाई रेजिस्टेंस होगा। और इसको ऑलवेज किस में कनेक्ट करेंगे, हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे। और इसका जो सिंबल रहेगा ये इसका जो है क्या रहेगा बेटा, सिंबल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन द सर्किट। तो यहाँ पर यदि हम सेल की बात करें तो सेल में जो है बेटा यहाँ पर एक जो है हमारा ये किसको रिप्रेजेंट करता है सेल को, तो ये सेल के लिए सिंबल होगा। और कई सारे सेल जब हम एक सीरीज़ के अंदर अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक बैटरी बन जाएगी। तो ये हमारे पास स्विच है, ये हमारे पास ओपन स्विच है। यदि यहाँ पर हम इसके बीच में यदि डॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या ये कह सकते हो ये हमारे पास ऑफ के लिए सिंबल होगा बेटा, और ये ऑन के लिए सिंबल होगा। नेक्स्ट है जॉइंट वायर। ये 2 वायर को हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे हम इसको ज्वाइन करेंगे। और विदाउट ज्वाइनिंग यदि हम 2 वायर को क्रॉस करना है तो इस तरह का हम यहाँ पर सिंबल का यूज़ करेंगे। और बल्ब के लिए हम यहाँ पर ये सिंबल लेते हैं। और यदि बल्ब जो है वो ऑन है तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से जो है इसको दिखा देते हैं कि ये ऑन है। नेक्स्ट है बेटा एमीटर। एमीटर के लिए सिंबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वोल्ट मीटर के लिए भी हम ऑलरेडी सिंबल पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है, तो डायग्राम के अंदर देखो बेटा ये यहाँ पर क्या है सेल, ये हमारे पास स्विच है और स्विच क्या है यहाँ पर ऑन है अभी। और ये हमारे पास रजिस्टर है, ये क्या है यहाँ पर रजिस्टर। तो यहाँ पर एक रजिस्टर का सिंबल और समझ लेते हैं बेटा, ये रजिस्टर होता है। और एक और यहाँ पर होगा जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। इसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे बेटा, ये होता है हमारे पास रियोस्टेट। तो ये रजिस्टर का सिंबल हुआ। वोल्ट मीटर ऑलवेज किस में लगेगा, यहाँ पर पैरेलल में। और एमीटर ऑलवेज किस में लगेगा, सीरीज़ में। तो ये थे हमारे सिंबल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CBSE। तो इसमें से 101% क्वेश्चन आता है बेटा, इसको ध्यान से समझ लेना। ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बेटा जो है किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट हम लेते हैं यहाँ पर R। और R क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटल। जो भी मेटल की वायर हमने यूज़ की है उसके लिए R क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर। तो यदि यहाँ पर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारा क्या होता है, V और I के बीच का ग्राफ जो होगा वो कैसा ग्राफ होगा बेटा, ये दोनों क्योंकि एक दूसरे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे कुछ चीज़ और हमें जो है फाइंड आउट करनी है बेटा। देखो यहाँ पर ये जो एंगल होता है, एंगल विद x एक्सिस, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। और tan थीटा ये हमारा क्या कहलाता है, स्लोप। क्या कहलाता है, ये स्लोप। और ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें ये पता होना चाहिए बेटा ओम्स लॉ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, देन VI ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा। देन हम बात करते हैं बेटा रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस क्या होता है,
देखो हमने ये पढ़ा v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, जैसे जैसे i बढ़ेगा वैसे वैसे जो है v बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया क्या r, तो r यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, और ये क्या बताता है, ये बताता है प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो ये क्या बताता है बेटा कि कोई भी मटेरियल कितना रेजिस्ट करेगा, कितना रोकने की कोशिश करेगा किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है तो ये भी एक नई क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमारे पास जो होती है वो होती है बेटा ओम। क्या यूनिट होती है, ओम। और इसको डिनोट करते हैं हम कुछ, ये कैप जैसा साइन है बेटा, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो 1 ओम किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट बाय 1 जो है एम्पियर। तो यहाँ पर यदि हम R की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल होगी बेटा, V बाय I। तो V किस में होता है बेटा, वोल्ट में, और I किस में होगा, एम्पियर में। तो 1 वोल्ट बाय एम्पियर हमारा किसके इक्वल होगा, ओम के इक्वल होगा। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, द करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देन रजिस्टर इज 1 ओम। यदि पोटेंशियल कितना हो बेटा 1 वोल्ट और करंट कितना हो 1 एम्पियर, तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा 1 ओम होगा। इसके बाद है बेटा रियोस्टेट। रियोस्टेट हमने सिंबल पढ़ा था, कुछ इस तरह का जो है सिंबल हम रियोस्टेट के लिए लेते हैं, यहाँ पर एक एरो लगाते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। यदि हम करंट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं किसी सर्किट के अंदर विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज हमने कांस्टेंट दी है, और यदि हम करंट को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, तो ये हमारे पास सपोज एक कंडक्टर है और इसकी लेंथ जो है वो है बेटा L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया है ये है बेटा A। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और नेक्स्ट है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, टेम्परेचर के, और डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यदि हम बात करें बेटा आयरन, तो आयरन का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और यदि हम कॉपर की बात करें उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। तो यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को यदि हम मर्ज करें तो हम लिख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और यदि यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर हम लेते हैं बेटा रो L बाय A। तो यहाँ पर जो रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो इसको हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो ये फॉर्मूला हमें जो है याद रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। तो यदि हम यहाँ पर कंसीडर करें एक क्यूब, तो ये हमने एक लिया बेटा क्यूब, और इस क्यूब की जो साइड्स हैं वो कितनी है, 1 मीटर हैं। इसके जो साइड्स हैं वो कितनी बेटा, 1 मीटर। तो यहाँ पर यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो इसका होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा, रो इंटू L बाय A। हम पहले पढ़ा है अभी। तो रो किसके इक्वल होगा यहाँ पर, इंटू लेंथ कितनी है बेटा, 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। तो यदि यहाँ पर सोल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, यहाँ पर रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। तो डेफिनेशन भी ये भी लिखा है बेटा। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। यदि साइड क्या हो, 1 मीटर हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। देखो यहाँ से मीटर कैंसिल आउट, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की क्या होती यूनिट होती है बेटा ओम,
और इसके बाद मल्टीप्लाई होगा मीटर। तो ओम मीटर किसकी यूनिट हो जाएगी? रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ। यदि हम लेंथ को चेंज करें तो इस पे डिपेंड नहीं करती, ना ही ये एरिया पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे क्या करेगी बेटा? डिपेंड करेगी। रेंज ऑफ रजिस्टिविटी, यदि हम मेटल की बात करें तो इसकी रजिस्टिविटी होती है बेटा 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक की जो रेंज रहती है। और यदि हम बात करें इंसुलेटर की तो इसकी जो रेंज होती है 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक की जो है इसकी रेंज रहती है। और जो रजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज़, एलॉयज़ क्या होती है बेटा? यदि हम दो मेटल को आपस में मिक्स कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? वो एलॉय। तो एलॉय जो होती है दैट रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो होती है वो ग्रेटर होती है किससे? इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। जो मेटल उसके अंदर इन्वॉल्व होगी उससे ज़्यादा रजिस्टिविटी किसकी होगी? एलॉयज़ की रहेगी। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन एज हैव लो रजिस्टिविटी। यदि हम कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें तो इनको हम एज अ वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में, क्योंकि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा? कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा रजिस्टर इन सीरीज़। यदि हम रजिस्टर्स को सीरीज़ में अटैच करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 रजिस्टर हैं बेटा, R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पर R1, R2 एंड R3, और यहाँ पर हमने एक जो है पोटेंशियल लगाया बेटा V, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है बेटा? I। तो क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो क्या रहता है बेटा? सेम, और वोल्टेज क्या होगी? चेंज। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसके अलोंग जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो कितना होगा बेटा? V1, और ये किसके इक्वल होगा? IR1 के इक्वल होगा। और रजिस्टर 2 के अलोंग जो रजिस्टर का जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा? V2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? IR2 के इक्वल। और V3 का पोटेंशियल ड्रॉप किसके अलोंग होगा? रजिस्टर 3 के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा बेटा? IR3 के इक्वल होगा। तो व्हेन 2 और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड इन जो है सीरीज अरेंजमेंट, देन द टोटल रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट या ओवरऑल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा उसका किसके इक्वल होता है बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होता है। तो इसको हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे? देखो, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। करंट जो होगा ईच रजिस्टर में क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सीरीज के अंदर क्या रहता है बेटा? करंट सेम रहता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसको हमें याद रखना है। यदि यहाँ पर 3 रजिस्टर हमने लिए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो उनमें जो सबसे लार्जेस्ट जो रजिस्टर होगा उससे भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 ओम का रजिस्टर है, और एक 10 ओम का रजिस्टर है, और एक 1000 ओम का रजिस्टर है। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 1000 से भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट बेटा, टोटल वोल्टेज जो होगी वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ वोल्टेज। तो क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर क्या है? अलग अलग है, तो नेट वोल्टेज किसके इक्वल होगी बेटा? नेट वोल्टेज होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। तो वही हमने यहाँ पे किया है बेटा। V1 IR1 के इक्वल है, V2 IR2 के इक्वल है, और V3 IR3 के इक्वल है। और नेट जो वोल्टेज होगा किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा। तो V को हम लिख सकते हैं बेटा क्या? V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से बेटा I कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा V बाई I। ये किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बाई I। V किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू I R के इक्वल। तो R जो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? R सीरीज में किसके इक्वल होगा? V बाई I के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? R इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा जो है रिजल्ट रहेगा। तो ये हमें याद रखना है। यदि हम सीरीज़ में रजिस्टर को अटैच करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रजिस्टर इन पैरेलल। तो यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर को अटैच किया है पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर क्या रहती है बेटा? वोल्टेज सेम में रहती है। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तो वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। और यहाँ पर जो करंट होगा, नेट करंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? I1, I2 एंड I3 के इक्वल होगा। तो सपोज यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? R1 से I1 करंट जाएगा, सेकंड रजिस्टर से R2 करंट जाएगा, और थर्ड रजिस्टर से I3 करंट फ्लो करेगा।
तो यहाँ पर जो I1 की वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी बेटा, V/R1 के इक्वल होगा। I2 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी बेटा, यहाँ पर V/R2 के इक्वल होगी। और I3 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा, V/R3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो नेट करंट हमारे पास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम तीनों की वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो I किसके इक्वल है, यहाँ पर V/R के इक्वल है। ये किसके इक्वल होगा बेटा, V/R1। ये किसके इक्वल होगा, V/R2। और I3 किसके इक्वल होगा बेटा, V/R3। तो सबसे V क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा 1/RP रजिस्टर इन पैरेलल किसके इक्वल आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है रजिस्टर इन पैरेलल का। तो ये हमें याद रखना है। नेट हमारे पास क्या है बेटा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है, सपोज हमारे पास 3 रजिस्टर है, 1 ओम, 10 ओम एंड 1000 ओम। और इन तीनों को हमने किस में लगाया बेटा, पैरेलल के अंदर लगाया। किसके अंदर लगाया, पैरेलल के अंदर। तो इनका जो आर इफेक्टिव होगा या फिर नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, लेस देन 1 होगा। क्या होगा बेटा, लेस देन 1 ओम आएगा। कितना आएगा, लेस देन 1 ओम। इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/RP किसके इक्वल होगा बेटा, 1/1 प्लस 1/10 प्लस 1/1000। इसको जब सोल्व करेंगे तो RP की वैल्यू जो आएगी बेटा वो लेस देन 1 ओम आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ये याद रखना है बेटा, यदि 2 रजिस्टर हमारे पास है, सपोज हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, एक को हम लिख रहे हैं यहाँ पे R1, फर्स्ट रजिस्टर हमारे पास R1, दूसरा रजिस्टर हमारे पास R2। और दोनों किस में है बेटा, पैरेलल के अंदर है। A और B के बीच में किस में है बेटा, पैरेलल में। तो इनका R इफेक्टिव जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बेटर है सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो देखो बेटा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन। यदि एक कंपोनेंट भी फेल हो जाता है जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो पूरा सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, जो है ब्रेक हो जाएगा और कोई भी अदर जो कंपोनेंट होगा वो वर्क नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं एक बल्ब हमारे पास ये है, नेक्स्ट बल्ब ये है, नेक्स्ट बल्ब ये है। तो ये हमारे पास बल्ब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। ऐसे ही n बल्ब हमने लगाए हैं। मान लो ये सेकंड नंबर वाला बल्ब ख़राब हो जाता है तो आगे के सारे बल्ब या पूरे जो कंप्लीट सर्किट के अंदर जितने बल्ब हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, एक तरह से इनका सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इसके अलावा यदि हम ऐसा करें कि हमने क्या किया, ऐसे इनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया। क्या बना दिया, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सभी तीनों के तीनों बल्ब किस में है, अब पैरेलल में है। और हम मान लेते हैं कि एक बल्ब हमारा क्या हो जा रहा है, ख़राब हो जाएगा। मान लो ये बल्ब हमारा क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो बाकी जो 2 बल्ब हैं ये एज इट इज़ रन करेंगे, एज इट इज़ वर्क करेंगे। तो इसलिए क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट एप्लियंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। देखो अलग अलग जो डिवाइसेस हैं या एप्लियंस है वो अलग अलग करंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यदि हम बात करें हीटर के लिए करंट की वैल्यू अलग होगी बेटा, CFL के लिए करंट की वैल्यू अलग होगी। अलग अलग डिवाइस के लिए करंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन वोल्टेज सभी के लिए सेम होता है हमारे घरों में, 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कम होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो नेट रेजिस्टेंस होगा किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कम होगा। तो इसलिए क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डेसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। यदि हमारे पास सिर्फ प्योरली रजिस्टर है, प्योरली क्या है, एक रजिस्टर है, तो जो टोटल एनर्जी जो होती है, जो भी एनर्जी उसके अंदर से फ्लो करेगी वो किस फॉर्म में जाएगी बेटा, वो हीट की फॉर्म में जो है वो डेसिपेट होगी। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जो पावर होती है, पावर किसके इक्वल होगी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन
वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में होगा, यहाँ पर हीट की फॉर्म में होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी किस में यूज हो रही है, हीट में। तो हीट बाय टाइम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर पावर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। किसके इक्वल होगी बेटा, पावर इनटू टाइम के इक्वल होगी। और यदि हम बात करें पावर, तो पावर किसके इक्वल होते हैं बेटा, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। किसके इक्वल होगा, V इंटू आई। तो हम यहाँ से पावर का फॉर्मूला रख सकते हैं बेटा VIT। तो हीट का हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, VIT। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें पता है बेटा V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से V की वैल्यू रखोगे, V को क्या रखोगे, IR इंटू IT। तो यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास I²RT। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है किसका, हीट का। तो हीट का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, I²RT। ऐसे यदि हम यहाँ पर I की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, I की वैल्यू किसके इक्वल होगी, V/R। यदि इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा बेटा, V²/RT। तो इस तरह से हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं हीट के, तो तीनों हमें याद रखने हैं। तो हीट के 3 फॉर्मूले आएंगे बेटा, कौन कौन से, पहला फॉर्मूला VIT, दूसरा फॉर्मूला I²RT, तीसरा फॉर्मूला V²/RT। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले किसके हैं बेटा, हीट के हैं, ये हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या स्टेट करता है बेटा, जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रजिस्टर के अंदर, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I² के, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा, ये रजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तीसरा, टाइम, जितने टाइम के लिए हमने उस जो है सर्किट को ऑन रखा है तो टाइम पे डिपेंड करेगी। यदि इन तीनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला आएगा किसके इक्वल आएगा बेटा, I²RT के इक्वल आएगा, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट इज डिज़ायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो है हमें हीटिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना। या फिर यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसके अंदर हमें जो है इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि हम बात करें अनडिज़ायरेबल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर में हम ये चाहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो, या फिर मॉनिटर के अंदर, या फिर टीवी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट का जो है हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट बेटा, इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स अ हीट एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो पहले जो बल्ब आते थे बेटा, तो उन बल्ब के अंदर क्या होता है, तो मोस्टली जो एनर्जी जो होती थी वो किस फॉर्म में चेंज होती थी बेटा, वो हीट की फॉर्म में जो है कन्वर्ट होती थी, और कुछ एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में ही कन्वर्ट होते थे। लेकिन आजकल जो है ये आउटडेटेड हो चुके हैं। आजकल क्या आते हैं बेटा, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं बेटा LED या फिर CFL बल्ब, या जो है ट्यूबलाइट्स। इनके अंदर क्या होती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है बेटा, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो ये जो फिलामेंट होता है बल्ब का, तो ये किसका बना होता था, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता था, क्योंकि ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्या नहीं होता है बेटा, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, या फिर कह सकते हो ये बर्न नहीं होता है ना, ये बर्न नहीं होता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये इसका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इसका हाई होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। बहुत हाई टेम्परेचर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट का रहता है, तो ये मेल्ट ईजिली नहीं होता। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन। तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है बेटा, नाइट्रोजन या आर्गन, है ना, ये गैसेस जो हैं उसके अंदर फिल की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसकी, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। इट इज़ द सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिक एप्लायंस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा, जब जो है लाइव वायर और यदि हम बात करें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है बेटा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो हमें पता है बेटा H किसके इक्वल होता है,
वी स्क्वायर बाई आर। जैसे ही आर जो है वो 0 होगा तो हीट क्या होगी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हीट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो है करंट का यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ प्योरली टीन, या तो टीन के बनाए जाते हैं या फिर एलोए के बनाए जाते हैं, जो कि किसके होते हैं बेटा, कॉपर और टीन के होती हैं। और एलोए जो होंगे क्योंकि इनका टेम्परेचर या कह सकते हो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। और फ्यूज़ को क्या किया जाता है, ऑलवेज सीरीज़ के अंदर अटैच किया जाता है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर क्या होता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ही हीट एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, और हीट एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो हाई करंट पे क्या हो जाएंगे, ये जो है मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो जो फ्यूज़ होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लो होता है। तो करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज़ स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द एप्लियंस। जो भी एप्लियंस हम यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा जो है करंट कैपेसिटी का जो हम फ्यूज़ लगाते हैं। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, पावर इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा किसके इक्वल होगी, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। किसके इक्वल होगी बेटा, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पावर किसके इक्वल होती है बेटा, वर्क डन बाय टाइम। अब हमने पहले पढ़ा है बेटा जो वर्क डन होता है, या फिर कह सकते हो पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो मैं वर्क डन की वैल्यू रख दूंगा क्या, पोटेंशियल इनटू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। बट चार्ज डिवाइड बाय टाइम किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल हम पढ़ चुके हैं। तो करंट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। तो क्यू बाय टी किसके इक्वल होगा, जो है यहाँ पर आई के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला आएगा वो क्या किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, V इंटू आई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा V इंटू आई, तो ये कहाँ से आएगा, पावर जो होती है हमारी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, V इंटू आई के इक्वल होगी। अब हमें पता है बेटा V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से V की वैल्यू पुट करोगे आई आर, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। अब नेक्स्ट यदि हम I की वैल्यू पुट करें यहाँ पर V बाय आर, तो यहाँ से जो है हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला बन जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, वी स्क्वायर बाय आर। तो इसी तरह से हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के। पहला फॉर्मूला क्या होगा बेटा पावर का, दैट इज इक्वल टू वी इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आई स्क्वायर आर। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। उसके बाद है बेटा यूनिट। यूनिट जो होती है पावर की वो कितनी होती है, 1 वाट। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती थी, वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो 1 वाट है वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के इक्वल होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होगी वो कितनी होती है बेटा, किलो वाट आवर। क्या कितनी होती है, किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर ये किसके इक्वल होगा, 1 किलो का मतलब कितना होगा बेटा, 1000। और यहाँ पर 1000 वाट और आवर, आवर किसके इक्वल होगा बेटा, आवर हमारे पास एक आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमारे पास जो 1 किलो वाट आवर जो होती है इसकी जो ये किसके इक्वल होती है बेटा, ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है बेटा कंप्लीट।